नमस्कार, मैं हूं दीपाली नंदा। एक बार फिर से हाजिर है हम लेकर आपकी कमाई बढ़ाने वाला हमारा पर्सनल फाइनेंस का स्पेशल शो योर मनी, जिसमें हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं ये गुर भी सिखाते हैं। तो अगर आप भी योर मनी में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिना देरी किए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा आईडी है yourmoney@nw18.com और साथ ही साथ आप हमें 7045220000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, इस वक्त योर मनी फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है। आप इन प्लेटफॉर्म्स पर भी अपना सवाल भेज सकते हैं और हमेशा की तरह हमारी कोशिश यही रहेगी ज्यादा से ज्यादा दर्शकों के सवाल का जो जवाब है हम अपने एक्सपर्ट से ले सकें। और आज योर मनी में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं फिनसेफ इंडिया के फाउंडर एंड डायरेक्टर मृन अग्रवाल। बहुत बहुत स्वागत है मृन जी आपका योर मनी में। थैंक यू दीपाली। तो आपसे हम अपने व्यूवर्स के पोर्टफोलियो पर बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आज हम लेकर आए हैं अपने व्यूवर्स के लिए। खास तौर पर जिस तरह से हम हेल्थ केयर की बात करें तो इस पर जो खर्च है वो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। एक आंकड़ा ये कहता है कि 2026 में जो सालाना खर्च है वो 14% तक पहुँच जाएगा, यानी कि जो आम हम इन्फ्लेशन रेट लेकर चलते हैं उससे कहीं ज़्यादा। यही वजह है कि अब रिटायरमेंट के बाद सिर्फ पेंशन नहीं बल्कि इलाज के पैसे की भी चिंता हर किसी को सताने लगी है। और कहा जा सकता है इसी चिंता को एड्रेस करने के मकसद से पीएफआरडीए ने हाल ही में एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम को लॉन्च किया है। आपको बता दें ये देश की पहली ऐसी स्कीम है जो रिटायरमेंट सेविंग को हेल्थ केयर फंडिंग के साथ जोड़ती है। तो आज हम अपने एक्सपर्ट से यही जानेंगे ओवरऑल इस स्कीम के बारे में और ये किस तरह से काम करती है और आपको रिटायरमेंट के साथ साथ हेल्थ केयर का कितना फायदा ये पहुंचा सकती है। तो मृन जी, शुरुआत करते हैं इस टॉपिक पर आपसे बातचीत की। तो सबसे पहले स्कीम के बारे में ही जानना चाहेंगे और खास तौर पर ये भी कि जो रेगुलर एनपीएस है उससे किस तरह से अलग है। ओके, सो दीपाली, ये एक्चुअली एक हेल्थ सेविंग्स फंड की तरह काम करता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में तो सब जानते हैं, बट जो हेल्थ इंश्योरेंस अमाउंट होता है वो एक लिमिटेड अमाउंट होता है। एंड देन ऑफ कोर्स बहुत लोगों को मिलता भी नहीं है क्योंकि उनके कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस वगैरह रहते हैं। तो एक और तरीका जो होता है हेल्थ केयर एक्सपेंसेस के लिए बचाने के लिए, वो होता है एक हेल्थ सेविंग्स फंड। एंड जो ये एनपीएस स्वास्थ्य है, ये एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन स्कीम है। और जो ये रेगुलर एनपीएस जो हम रिटायरमेंट के लिए हम कंट्रीब्यूट करते हैं, ये इससे अलग है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि ये हेल्थ स्पेसिफिक रीजंस, हेल्थ स्पेसिफिक नीड्स के लिए एक अकाउंट है जिसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ अ गुड हेल्थ डिक्लेरेशन। नाउ द थिंग इज कि इसमें विड्रॉल्स कैसे काम करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, इसमें से आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं टू मीट बोथ आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट एक्सपेंसेस। एंड इसमें एक चीज है कि 25% तक का आप विड्रॉल कर सकते हैं। जो आपने कंट्रीब्यूट किया है उसका आप 25% तक विड्रॉल कर सकते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्शियल विड्रॉल। सो आप कितनी भी बार कर सकते हैं, या कोई मिनिमम वेटिंग पीरियड नहीं है। बस इसमें एक ही कंडीशन ये है कि आपका विड्रॉल तभी आप कर सकते हैं जब आप 50,000 इसमें आप अक्यूमुलेट करेंगे कॉर्पस, राइट। सो 50,000 जब आप कि जिस तरह से आपने इस बात को मेंशन किया है कि 50,000 का न्यूनतम कॉर्पस इसमें होना जरूरी है, ये जो शर्त है ये निवेशकों को क्या परेशान कर सकती है, खास तौर पर तब जब अचानक से कोई हेल्थ इमरजेंसी आ जाए, मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाए, तो शुरुआत में तो पैसे निकलवा ही नहीं सकते जब तक आपके पास 50,000 का कॉर्पस इकट्ठा ना हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन के लिए एक्चुअली एक और इन्होंने एक और इन्होंने ऑप्शन दिया है कि 100% ऑफ द लमसम कैन बी एग्जिटेड इन केस कि लेट्स से आपका कुछ बड़ी समस्या आ जाए और आप हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो आप इन पेशेंट का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और अगर जो अमाउंट है, मतलब जो अमाउंट आपको पे करना है, वो आपके इट एक्सीड 70% ऑफ योर कॉर्पस, तो उस कंडीशन में आप 100% विड्रॉल कर सकते हैं एज अ लंप सम। सो ये एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर कुछ बड़ी समस्या है जिसके लिए आपको एकदम से बहुत सारे पैसे भरने हैं, देन सर्टेनली ये फिर 50,000 का जो कंडीशन है ये लागू नहीं रहेगा।
ऑल राइट, थैंक यू सो मच मैम, काफ़ी अच्छे से आपने क्लैरिफाई किया। ये भी जानना चाहेंगे मैम, ये जो स्कीम है क्या ये हेल्थ इंश्योरेंस का एक ऑल्टरनेट बन सकती है, या फिर आपको लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ इसे लेना ज़रूरी है? आई थिंक हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ लेना जरूरी है ये, क्योंकि जैसे आपने भी बताया कि जो मेडिकल इन्फ्लेशन है वो 14-15% है, और जो मतलब बड़ी इलनेसेस हैं उनके ट्रीटमेंट में जो खर्चा आता है वो इतना ज्यादा आता है, और बस ट्रीटमेंट के बारे में ही नहीं ना, मतलब बाद के भी इतने सारे फिर खर्चे आते हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हेल्थ इंश्योरेंस तो होना बहुत जरूरी है, बट उसके अलावा आप सोच सकते हैं इस स्कीम के बारे में। बस एक ही चीज आप ध्यान रखिए कि ये जो 50,000 की जो कंडीशन लगाई गई है वो थोड़ी लिमिटिंग हो सकती है, बट अदरवाइज ऑल इन ऑल इट्स अ गुड वे फॉर यू टू सेव इनटू अ स्पेसिफिक। जैसे एक्चुअली ऐसा कोई प्रोडक्ट अभी है नहीं इंडिया में जो एक हेल्थ पर्सपेक्टिव से ही बना हुआ है, राइट? सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव यस, बट आई जस्ट फील कि जो 50,000 की जो कंडीशन है वो आप जरूर ध्यान में रखें, फिर ही इन्वेस्ट कीजिएगा। ऑल राइट, तो अक्सर हम देखते हैं मैम, हम लोग रिटायरमेंट में हमें फंडिंग की ज़रूरत रहेगी, उसे लेकर निवेश करते हैं, लेकिन अब ज़रूरी हो गया है कि रिटायरमेंट के साथ साथ आप अपने हेल्थ केयर फंडिंग पर भी ध्यान दें, और उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये स्कीम फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे मैम, किन लोगों के लिए निवेश करना सही रहेगा? क्या ऐसे लोग जो चाहते हैं कि लंबे समय के लिए एक हेल्थ फंड बना लें, या फिर उनके लिए जो पहले से हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ अतिरिक्त मतलब चाहते हैं एक एडिशनल और उन्हें सुरक्षा मिल जाए? आई थिंक कोई जो एडिशनल सुरक्षा चाह रहा है और लॉन्ग टर्म में वो सोच रहे हैं कि अभी से हम ये शुरू करते हैं ताकि ये लॉन्ग टर्म में बढ़ सकता है, आई थिंक उनके लिए ये अच्छा रहेगा। आई थिंक जो समस्या सबको आएगी वो यही है कि अभी रिटायरमेंट के लिए ही मतलब पैसे जोड़ने इतने मुश्किल लग रहे हैं, तो इसके लिए कहाँ से जोड़ेंगे? बट हर चीज में हमें सोचना पड़ेगा और हर बात के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तो उस हिसाब से मतलब मेरा मेरा ये मानना है कि आप छोटे अमाउंट से ही शुरू कीजिए, बट जरूर आप शुरू कीजिए और हल्के हल्के इसमें आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल मैम, यहीं से इसी से जुड़ा हुआ सवाल, आपने ये बात जो मेरे मन में आ रही थी कि आज के टाइम में जिस तरह से हम इन्फ्लेशन देख रहे हैं, एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करना ही काफ़ी मुश्किल हो जाता है सभी खर्चों को निकालने के बाद। ऐसे में हेल्थ केयर के लिए आप एक अच्छा फंड जुटा सके, साथ ही साथ अपनी दूसरे जो लाइफ के गोल्स हैं उनके लिए फंड जुटा पाए, किस तरह से बैलेंस यहाँ पर बना सकते हैं इन्वेस्टर्स, ये बता दीजिए। I think, it's all a question of the way you think, because I'm sure कि सभी लोग एग्री करेंगे that health is wealth, राइट? सो आपके पास कितना भी पैसा हो, बट अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो फिर आप अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते हैं। सो आई जस्ट फील कि जो भी है अभी हमें अभी तक हम लोग जैसे देखिए कोविड के पहले लोग हेल्थ इंश्योरेंस को भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, राइट? बट कोविड के बाद हेल्थ इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस कितना बढ़ गया है और सभी लोग जानते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। तो ऐसे ही आई फील कि ये जो हेल्थ सेविंग्स अकाउंट है या हैविंग अ कॉर्पस या अ फंड फॉर हेल्थ केयर एक्सपेंसेस, इस बारे में हम लोग ने सोचा नहीं है, ज्यादा एफर्ट नहीं डाला है इस बात को लेकर। बट आई फील कि अब वो समय आ गया है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल मतलब कम एज में भी काफी बीमारियां हो रही हैं। ऑफ कोर्स इंडिया इज द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड फॉर लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो ये सब बातों को देखकर आई थिंक समय आ गया है कि हम अब इसके बारे में भी सोचें और थोड़ा अमाउंट इसकी तरफ भी हम एलोकेट करें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने समझाया मैम कि कितना ज़रूरी है, हेल्थ इज़ वेल्थ हम सुनते हैं, लेकिन उसे अमल में लाना भी बेहद ज़रूरी है, और इसमें यही अच्छा रहेगा कि आप जितनी जल्दी हो सके अपनी रिटायरमेंट के साथ साथ अपना हेल्थ केयर फंड भी जुटाना शुरू कर दें। मैम थैंक यू सो मच इस टॉपिक पर बात करने के लिए, और हमारे साथ कॉलर्स जुड़ना शुरू हो गए हैं। पहले कॉलर है श्रीलाल मीना अंबरनाथ से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में, पूछिए अपना सवाल। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और अभी मैम मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और अभी मैं 3 SIP सर आप कर रहा हूँ। अपने टीवी का ऑडियो
थोड़े वक्त के लिए म्यूट कर दें, मैं बेहतर तरीके से सुन पाऊंगी। हाँ मैम, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और अभी 3 फंड में मैं SIP कर रहा हूँ नेक्स्ट 10 ईयर के लिए। उसमें मेरा एक मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर ETF है, फंड ऑफ फंड, और फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड है, और HDFC फ्लैक्सी फंड है। इसमें मैं 2,500 रुपये का SIP कर रहा हूँ, और 10,000 जनरल प्रोविडेंट फंड जो गवर्नमेंट का होता है उसमें कर रहा हूँ। तो मैम 10 ईयर का डिसीजन है, 10 ईयर में कितना कॉर्पस मैं इकट्ठा कर पाऊंगा वेल्थ क्रिएशन के लिए। ऑल राइट, वेल्थ क्रिएशन के लिए कॉर्पस जुटाना चाहते हैं, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि ये मंथली सिप कर रहे हैं 7500 रुपये की, और 3 फंड में अब तक इनका 1 लाख का कॉर्पस है। और ये आपसे जानना चाह रहे हैं मैम कि इक्विटी गोल्ड सिल्वर का जो एलोकेशन इन्होंने रखा है क्या वो सही है, और अगले 10 साल में कितना रिटर्न ये हासिल कर सकते हैं, कितना कॉर्पस इनके पोर्टफोलियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकती हैं बनता हुआ। तो देखिए हाल ही में गोल्ड एंड सिल्वर का प्रदर्शन बहुत अच्छा था पिछले साल, बट अगर हम लॉन्ग टर्म डेटा देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो इक्विटीज हैं दे आउट परफॉर्म गोल्ड एंड सिल्वर 80% ऑफ द टाइम। इसका ये मतलब है कि इक्विटीज में गोल्ड एंड सिल्वर से 80% ऑफ द टाइम ज्यादा अच्छा रिटर्न आता है। तो आई थिंक एक चीज जो बहुत जरूरी है कि हम बहुत ज्यादा एलोकेशन ना डालें। आई थिंक एक 15-20% गोल्ड और सिल्वर की तरफ ठीक है, उससे ज्यादा हमें डालने की जरूरत नहीं है। अब आपने कहा कि आपके पास 2 फ्लेक्सी कैप फंड हैं। आई वुड एक्चुअली से कि एक्चुअली हमें फंड के नाम मालूम नहीं थे, इसलिए हम ओवरलैप नहीं देख पाए, बट आई विल एक्चुअली सजेस्ट कि आप एक मिड कैप फंड जरूर ऐड कीजिए आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि आपका गोल वेल्थ क्रिएशन है, आपके पास 10 साल भी हैं, राइट। सो आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो आप फिगर आउट कीजिए कि आपको कितना इक्विटी में डालना है, कितना डेट में डालना है, और कितना गोल्ड एंड सिल्वर में डालना है। एंड अगेन आपने पूछा कि आपका कितना अमाउंट बन सकता है, तो करीब 15 लाख तक बन सकता है अगले 10 साल में, अगर हम 12% के हिसाब से रिटर्न लें। बट आई थिंक इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक मिड कैप फंड जरूर ऐड कीजिए। बिटवीन द 2 फंड्स आई लाइक HDFC फ्लेक्सी कैप मोर। सो दूसरा वाला जो फंड है मे बी वो आप उनके मिड कैप फंड में आप स्विच कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट। राइट, तो थोड़ा सा बैलेंस यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है। जिस तरह से मैम ने बताया, इक्विटी, डेट और गोल्ड में आप थोड़ा सा रिव्यू करें और बैलेंस बनाएं अपने पोर्टफोलियो में। चलिए बढ़ते आगे, और अब हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं हमारे अगले कॉलर प्रभाष सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम, गुड इवनिंग। आई हैव गॉट वन कोटक मल्टी कैप ऑफ 5 lakhs. ओके, हेलो, यस सर, बताएं। Kotak multi-cap of 5 lakhs, and I've got one Kotak Healthcare of 3 lakhs. Okay. This was done cumulative. So what should I do? आज के situation में should I continue? ऑल राइट, तो इन्होंने जिस तरह से बताया मैम, कोटक मल्टी कैप में इनका 5 लाख का निवेश है, और इसके अलावा कोटक हेल्थ केयर में भी इन्होंने 2 से 3 लाख का निवेश कर रखा है। तो क्या अभी जिस तरह से की सिचुएशन है, इसको देखते हुए इन्हें कंटिन्यू रखना चाहिए? इन दोनों में क्या सलाह रहेगी आपकी, या फिर कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है? देखिए, एक तो ये है कि बहुत बार हम देखते हैं, आ रहे हैं यही बात कि पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर, रीसेंट पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। नाउ जनरली आई एम नॉट इन फेवर ऑफ सेक्टर फंड, राइट। जैसे कि इनके पास हेल्थ केयर फंड है, मैं जनरली कोई भी सेक्टर फंड के फेवर में नहीं हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं एक सेक्टर में, और ये बहुत हाई रिस्क होते हैं, राइट। अच्छा, और देखिए क्या है कि कोई भी जो सेक्टर विच इज एक्सपेक्टेड टू डू वेल, इसके जो हाई कन्विक्शन स्टॉक्स हैं वो वैसे भी डाइवर्सिफाइड फंड्स में अवेलेबल होंगे, राइट। एंड क्या होता है कि जो सेक्टर फंड्स होते हैं उनमें वैसे भी एक्सपेंस रेशियो इज मच हायर, राइट। नाउ अगेन अगर हम देखें हिस्टोरिकली,
ऐसा कोई सेक्टर फंड मेरे ख्याल से तो नहीं है जिसका कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस रहा है वर्सेस ब्रॉडर इंडेक्स लाइक निफ्टी 500। सो सर्टेनली मैं यही कहूंगी कि नंबर 1 ये अपने जो हेल्थ केयर फंड है इसमें से निकलें। अब कहाँ एलोकेट करना है इज डिपेंडिंग अपॉन कि इनका टाइम फ्रेम ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, राइट। सो वो जानना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अगर इनके पास 7 से 10 साल है तो सर्टेनली इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। बट अगर इनका टाइम फ्रेम शॉर्टर टर्म है, अगर मतलब 3-4 साल का है, तो सर्टेनली इक्विटी इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली वॉलेटाइल एंड फिर इनको डेट फंड की ओर देखना पड़ेगा। सो हेल्थ केयर फंड में से तो इनको एग्जिट करना ही चाहिए। बट कहाँ निवेश करना चाहिए ये डिपेंडेंट होता है कि इनका टाइम फ्रेम ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। राइट, तो हेल्थ केयर फंड से आपको एग्जिट की सलाह यहाँ पर दी गई है और आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं वो काफ़ी हद तक मायने रखता है आपके टाइम होराइजन को लेकर। चलिए बढ़ते आगे। अब नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदौर से कुशान जी। बहुत बहुत स्वागत है सर योर मनी में, पूछिए अपना सवाल। मैम मेरा सवाल है, मेरे पास 4 एक्टिव फंड है और एक फंड में मैंने SIP रोक दी है, तो मेरा 16 साल के लिए टारगेट है 1 करोड़ का। तो मेरे चारों फंड अभी जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो सही है, और जो मैंने PSU फंड में SIP रोकी है उसको दोबारा कंटिन्यू करूँ या नहीं करना है? ऑल राइट, तो इनकी उम्र अभी है 28 साल और ये मंथली सिप कर रहे हैं 12,500 की। पोर्टफोलियो की वैल्यू की बात करें तो ये 3,35,000 के करीब पहुंच गई है और इनका लक्ष्य है 15 साल में एक CR कॉर्पस का। और जिस तरह से इन्होंने आपसे सवाल पूछा है बृंद जी की जो PSU सिप ये कर रहे थे इन्होंने रोक दी थी, क्या वक्त है वो दोबारा शुरू करने का? और जिन 4 फंड्स में इनका एलोकेशन जा रहा है क्या वो एक बैलेंस्ड एलोकेशन है या फिर किसी नए फंड में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है? ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने सेक्टर फंड्स के बारे में बोला, अगेन मैं थीमेटिक फंड्स के फेवर में नहीं हूं, तो एक तरह से तो अच्छा ही है कि इन्होंने PSU फंड में सिर्फ स्टॉप कर दी है। बट देन मोतीलाल ओसवाल डिफेंस का भी इनको स्टॉप करना चाहिए। एंड वो इसीलिए क्योंकि जब हम देखते हैं जो थीमेटिक फंड्स है ना, वो टिपिकली आते हैं जब ये एक ट्रेंड चल रहा होता है, और जो ज्यादातर निवेशक है ना ये ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जब इसमें ऑलरेडी 30% रिटर्न आ गया है, राइट। नाउ एक थीम जो थीम भी है ना, इट हैज टू एक्चुअली प्ले आउट, राइट। मेरा मोस्ट फेवरेट एग्जांपल है 2020 का हेल्थ केयर सेक्टर का, राइट। ऑब्वियसली कोविड की वजह से उस समय हेल्थ केयर स्टॉक्स, फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स वर राइट एट द टॉप। बट अगर हम अगले 2 साल में देखेंगे 2021 एंड 2022 में, उस समय हेल्थ केयर स्टॉक्स वर एट द बॉटम। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द मैक्रो थीम शुड प्ले आउट। अच्छा, कभी कभी हमें लगता है ना कि अच्छा ये फंड ने 30% रिटर्न 6 महीने में दे दिया, तो जो निवेशक होते हैं वो सोचते हैं कि हमें भी 6 महीने में 30% मिल जाएगा, या 30% नहीं तो एटलीस्ट 15-20% तो मिल जाएगा। बट ऐसे होता नहीं है। एंड मेनी टाइम्स क्या होता है कि वो थीम को एक्चुअली फिर और रिटर्न्स पाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, राइट। दूसरा ये है कि जो थीम्स होती हैं उसमें जरूरी नहीं है कि हर कंपनी इस थीम में मतलब बेनिफिट करेगी या नहीं, राइट। एंड ऑफ कोर्स मार्केट में नॉट बी सपोर्टिव। सो सेम हेल्थ केयर एग्जांपल में दे रही हूँ, 2021 2022 में भी कोविड था, बट सर्टेनली हेल्थ केयर स्टॉक्स वर राइट एट द बॉटम, राइट। And number 4, as I said कि most of the themes come after it has already given 30-40% return. तो फिर इसमें फिर गुंजाइश है या नहीं और रिटर्न पाने की, ये भी मुझे मतलब ये मुश्किल ही है कहना। और अगेन मैं यही रिएटरेट करूंगी कि अगर हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं ऑन रोलिंग रिटर्न बेसिस, राइट, कोई भी ऐसा थीम नहीं होगा जो कंसिस्टेंटली ब्रॉडर मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर रहा है, राइट। सो पॉइंट नंबर 1, सर्टेनली आपने अच्छा किया कि आपने PSU फंड रोक दिया, बट आई विल ऑल्सो से कि आप डिफेंस फंड से भी एग्जिट कीजिए। अभी जो आपके एग्जिस्टिंग फंड्स हैं, क्वांट स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, HDFC मिड कैप, ये फंड्स बिल्कुल सही हैं। या तो आप इसी में आप रिएलोकेट, जो अमाउंट है आप इसी में रिएलोकेट कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो डिफेंस फंड का SIP है इट इज ओनली 1500। सो व्हाट आई विल एक्चुअली सजेस्ट इज कि आपके पास अभी गोल का टाइम 16 साल है। सो आई विल एक्चुअली से कि आप
पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में अमाउंट बढ़ा सकते हैं, या आप क्वांट स्मॉल कैप में अमाउंट बढ़ा सकते हैं, जहां पर भी आप ज्यादा बेस्ड ऑन द रिस्क दैट यू वांट टू टेक। अगर आपको लग रहा है कि मैं ज्यादा रिस्क ले सकता हूं तो आप क्वांट स्मॉल कैप में कीजिए। अगर आपको लगता है नहीं मुझे इतना रिस्क नहीं लेना है तो आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में कर सकते हैं। आई विल जस्ट से कि इन 3 फंड्स के साथ बने रहिए। एंड अदर थिंग इज कि आई नो कि आपने 2024 में ही शायद इन्वेस्ट चालू किया है ना, रिसेंटली ही चालू किया है ये इन्वेस्टमेंट। सो इसमें बने रहने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। एक्चुअली ना मैं ये बार बार मैं ये कहती रहती हूँ कि जो रिटर्न्स हमें बनते हैं, इट इज डिपेंडेंट अपॉन हम कितने समय तक रहे और हमने कब एग्जिट किया, नॉट अपॉन व्हेन वी एक्चुअली इन्वेस्टेड। सो बहुत ही जरूरी है कि हम यू चूज राइट एंड यू रिमेन इन्वेस्टेड। राइट, तो थीमेटिक फंड से बचें, निवेश नहीं करें, और साथ ही साथ जिस तरह से मैम ने आपको बताया कि बेहतर यही होगा कि आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें, ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और ज़्यादा आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हुए भी दिखेंगे। वक्त यहाँ पर एक फिर से आप सभी का स्वागत है योर मनी में, जहां पर आपको मिलते हैं आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए हर सवाल के जवाब। और हमारे साथ आज शो में मृन अग्रवाल जुड़ी हुई हैं, और जिस तरह से हमने ब्रेक पर जाने से पहले लाइव कॉलर से बातचीत की थी मृन जी, अब कुछ ईमेल्स ले लेते हैं। हमारे पास ईमेल के जरिए अपने पोर्टफोलियो से जुड़ा सवाल भेजा है विकास जी ने, महाराष्ट्र से हैं ये, और इनकी उम्र 28 साल है। मंथली सिप ये 10,000 की कर रहे हैं, और अभी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 2,64,000 के करीब पहुंच गई है, और लंबी अवधि का नजरिया है इनका। 15 सालों में ये 1.5 करोड़ के आसपास का कॉर्पस चाहते हैं। एक नजर इनके पोर्टफोलियो पर डाल लेते हैं। इनके पास जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये कोटक लार्ज एंड मिड कैप फंड में 2,000 की, इसके अलावा निपॉन विजन लार्ज एंड मिड कैप, एडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर ETF, FOF, MO एसेट एलोकेशन पैसिव FOF और SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड, इस सभी में 2,000 की इनकी सिप चल रही है। तो ये आपसे जानना चाहते हैं कि जो 15 साल में इन्होंने लक्ष्य रखा है 1.5 करोड़ रुपए जुटाने का, क्या वो हासिल होता हुआ दिख रहा है इस इन्वेस्टमेंट के जरिए? तो सबसे पहले तो फिगर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर कि अभी जो आप 1.5 करोड़ के बारे में बात कर रहे हैं वो 15 साल के बाद में 3.5 करोड़ से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर रहेगा, 3.6 करोड़ हो जाएगा इन्फ्लेशन एट 6% को लेकर। एंड इसके लिए जो अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है वो है 68,000 रुपीज पर मंथ। नाउ 2-3 थिंग्स, अगर हम आपकी पोर्टफोलियो की ओर देखें तो आपके पास 3 लार्ज एंड मिड कैप फंड हैं। सो व्हाट हैपेंस ना, जब आपके पास तीनों फंड एक ही कैटेगरी के होते हैं, भले ही 3 अलग अलग फंड हाउसेस से हैं, बट क्या होता है कि अगर आपके पास एक ही कैटेगरी के 3 फंड हैं, सो द चांसेस ऑफ ओवरलैप आर वेरी हाई। ओवरलैप का मतलब ये होता है कि वो सेम स्टॉक्स इन तीनों फंड्स में है, एंड इन दिस केस जो आपके पोर्टफोलियो में जो ओवरलैप है वो करीब 30% है, राइट। सो दैट मीन्स कि ये 3 फंड होल्ड करके एक्चुअली आपको इतना डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल रहा है। अब अगर हम देखें, आपके पास एक गोल्ड एंड सिल्वर का फंड है और आपके पास एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, जिसमें भी काफी हाई ओवरलैप रहेगा, क्योंकि मल्टी एसेट फंड में ऑफ कोर्स गोल्ड एंड सिल्वर रहता है, राइट। सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज, अगेन आपका लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम है, यू आर यंग राइट नाउ, राइट। So what I will suggest is that first and foremost आपको अपना पोर्टफोलियो को थोड़ा रीवर्क करना पड़ेगा, right? Again, मेरा हर समय रिकमेंडेशन रहता है कि एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए, एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ फ्लेक्सी कैप फंड, अ मिड कैप फंड एंड अ स्मॉल कैप फंड, राइट। सो मेरे जो 3 सजेशंस हैं वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक मिड कैप फंड एंड निपॉन स्मॉल कैप फंड। सो जो आपका कोटक लार्ज एंड मिड कैप है वो यू कैन स्विच टू द कोटक मिड कैप। जो आपका निपॉन का लार्ज एंड मिड कैप है, आई विल सजेस्ट यू स्विच टू द कोटक स्मॉल कैप फंड, एंड ऑफ कोर्स लुक एट इन्वेस्टिंग इन PPFAS। अदर थिंग दैट आई विल सजेस्ट वेरी स्ट्रांगली इज कि आप स्टेप अप सिप जरूर कीजिए। ये एक बहुत अच्छा तरीका है हमारे गोल पाने का। और स्टेप अप से क्या होता है, स्टेप अप का मतलब कि आप हर साल लेट्स से 5%, 10% आपका अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हैं कि हर साल मैं अपना इन्वेस्टमेंट 10% से बढ़ाऊंगा,
देन जैसे कि मैंने पहले बोला था कि आपको 68,000 इन्वेस्ट करने हैं, देन जो अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है इट इज 40,000 रुपीज पर मंथ। भले ही आप अभी ये ना कर पाए, बट स्लोली यू स्टार्ट डूइंग इट। सो ये 2-3 तरीके होते हैं जिससे हम अपने पोर्टफोलियो को बेटर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ताकि हमें बेटर रिटर्न आए और हमें बेटर कॉर्पस मिले, विच इज वन, spread it across different categories to get a good return, and second is to do the step up SIP. ऑल राइट। तो मैम अब वक्त कम ही बचा है, आप आखिर में बता दें आपके टॉप 4 फंड्स। So Parag Parikh Flexi Cap Fund, मेरे Mid Cap Fund, and Nippon India Small Cap Fund, and ICICI Prudential Nifty 50 Index Fund. ऑल राइट मैम, थैंक यू सो मच आज योर मनी में हमारे साथ शामिल होने के लिए, और साथ ही साथ हमारे सभी व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवाल हमें भेजते रहें। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।